एक दिन एक सास जो कि अपने घर में मौजूद अपनी बहू को अपने कमरे में बुलाती है और जैसे ही वह बहू उस कमरे में आती है वो सास उससे बड़े प्यार से अपने पास बैठने के लिए बोलती है और जैसे ही वह बहू वहाँ पर बैठी है अचानक से वह सास अपने हाथ में उस तेज़ धारदार वाली वस्तु को लेकर उसके ऊपर टूट पड़ती है और बस देखते देखते अपनी बहू के शरीर पर करीब करीब 35 बार ऐसे हमले किए जाते हैं जिनसे वो जो बहू है चारों तरफ मतलब कि खून के फुहारे फूट पड़े। वो जो बहू है लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ती है। अब तो वह जो सास है वो इंतज़ार कर रही होती है कि कब उसकी बहू की सांसें पूरी हों और वह इसी इंतज़ार में बस बड़ी ही तसल्ली से अपनी बहू को तड़पते हुए देख रही होती है। जब उसकी जो बहू है उसकी सांसें बिल्कुल रुक जाती हैं, हृदय का धड़कना रुक जाता है क्योंकि बहुत सारा खून जो बह चुका है। अब तो वह जो सास है उसी तेज़ धारदार वस्तु की मदद से उस अपनी बहू के शरीर के करीब 7 टुकड़े करती है। उसके बाद वो घर की जो बेड शीट हैं उनको लाती है, उनके भी टुकड़े करके 7 पोटलियों में उस मतलब अपने बेटे की बहू के शरीर को बांधती है। उसके बाद वह अपनी स्कूटी पर एक एक पोटली को रखती है और उसी शहर के अलग अलग जो गार्डन्स हैं उनमें जाकर फेंक कर आती है। और पुलिस जब इस पूरे मामले में छानबीन में जुटती है तो पुलिस के छक्के छूट जाते हैं। पुलिस परेशान और दुखी हो जाती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। पुलिस जब लगातार पूछताछ करती है तो पुलिस को भी वो लोग ऐसे गुमराह करते हैं जैसे पुलिस कभी भी उस मामले की सच्चाई ना जान ले, क्योंकि यदि पुलिस को सच्चाई मालूम चल गई फिर तो जो पुलिस है दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। लेकिन पुलिस भी इस पूरे मामले में एक भी कदम पीछे नहीं हटाती है और बहुत ही जल्दी एक ऐसी कामयाबी हासिल करती है कि जो गुनहगार हैं उनको जेल के अंदर ज़रूर भिजवाती है। दोस्तों आखिर क्या था पूरा मामला, एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए आपसे गुजारिश इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है इंदौर मध्य प्रदेश से। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सन 2006 की, यानी कि सितंबर का महीना, तारीख थी 16 और 16 तारीख को एक बहू जब अपनी सास के कमरे में जाती है, वो जो सास है अपनी बेटे की बहू यानी कि उस भूमि के साथ इस पूरी प्रकरण को कर तो देती है, उसकी बॉडी को भी मतलब इधर उधर फेंक देती है। और लगभग 18 सितंबर को पुलिस के पास सूचना पहुंचती है शाम के समय कि साहब यहाँ पर इन बगीचे जो गार्डन सा है उसमें से बहुत तेज़ दुर्गंध आ रही है, यानी कि वहाँ पर कुछ संदिग्ध वस्तु है जो कि एक नई चादर में लिपटी पड़ी है। अब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत उस बगीचे के पास पहुँची। अब यहाँ पर जब उस पोटली को खोल कर देखा जाता है तो बिल्कुल उसमें एक नई उम्र की महिला का चेहरा होता है। अब देखते पुलिस के जो भी लोग वहाँ थे सबके हाथ पैर कांप गए। भाई आखिर ऐसा कौन इंसान है जो कि मतलब कि एक गर्दन को काटने के बाद यहाँ पर पोटली में बांध कर फेंक देगा। कहानी बिल्कुल संदिग्ध। अब तुरंत पुलिस के एक्शन पर डॉग स्क्वाड भी, फोरेंसिक टीम वगैरह भी सब वहाँ पर आते हैं और जो सर वहाँ पर मिला है उसको भेज दिया जाता है हॉस्पिटल में, उसकी जांच करवा रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर पुलिस अब पूछताछ में जुट गई कि भाई आखिर यहाँ पर कोई आया तो होगा जिसने इसको यहाँ पर फेंका है। पुलिस को जानकारी मिलती है कि भाई यहाँ पर 5-6 बजे के बाद लोगों का आना जाना बंद हो जाता है, ये थोड़ा सा आउटर एरिया पड़ता है और यहाँ पर कोई आदमी या महिला या कोई भी व्यक्ति नहीं आता है। दोस्तों पुलिस के पास एक आदमी आता है, वो कहता है कि साहब अब मैं इस बात को जो आपको बताने वाला हूँ इसमें हो सकता है मैं ही गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर इस पोटली को फेंकने वाली एक महिला थी और वह महिला स्कूटी पर आई थी, लेकिन उसको नंबर वगैरह तो कुछ याद है नहीं, लेकिन उसने उस महिला को ज़रूर देखा है। अब पुलिस बड़ी ही तसल्ली से जाँच कर रही होती है और पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिलती है भाई महिला कौन थी। अब यहाँ पर पुलिस जब थक हार कर रात के 9 बजे के करीब थाने में पहुँच जाती है, बैठी हुई होती है, अचानक वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है जमुना दास रामचंदानी। एक धनाढ़ परिवार से आदमी वहाँ पर पहुँचा और वह पुलिस के सामने गुजारिश करता है कि साहब उसके घर में ना तो उसकी पत्नी मौजूद है, ना ही बेटा मौजूद है और ना ही बेटा की बहू मौजूद है।
अब दोस्तों यहाँ पुलिस भी पूछती है कि आपको पता तो होगा कि कौन कहाँ पर कैसे गया है। यहाँ जमुना दास साफ मना करते हैं कि नहीं साहब, उनको किसी बात की कोई जानकारी नहीं है और वो खुद परेशान है कि जब वो अपनी दुकान से आए तो घर पर कोई मौजूद नहीं था। अब इस पूरे हालात को पुलिस भी सुनती है, लेकिन पुलिस यहाँ जमुना दास को बताती नहीं है कि उनके पास मतलब कोई ऐसा सर भी मिला है, तो फोटोग्राफ वगैरह सब पुलिस ने खींच लिए थे। अब यहाँ जो पुलिस की एक टीम है वो उस जमुना दास के साथ उसके घर पर भेज दी जाती है। रात के 10 बजे करीब जब पुलिसकर्मी वहाँ पर पहुँचते हैं, एक पुलिसकर्मी की जो निगाह है उसी घर के अंदर जो फोटोग्राफ लगा हुआ है उस पर जाकर रुक जाती हैं। दरअसल ये जो चेहरा उसके सामने था यह वही चेहरा मैच कर रहा था जो कि उस पोटली में कटे हुए सर के रूप में मौजूद था। अब उस पुलिसकर्मी को यह समझते हुए देर नहीं लगती कि ज़रूर ये मामला इनके ही घर का है। वो तुरंत जो अपने सीनियर इंस्पेक्टर हैं उनको सूचना देते हैं, उनसे कहते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है। अब जो पुलिस है वो पूरी वहाँ छानबीन कर रही होती है। इसी दौरान जो पुलिसकर्मी है वो जैसे उस घर से बाहर निकल रहे होते हैं वो देखते हैं कि जो स्कूटी उनको सीसीटीवी कैमरे में देखने को मिली थी वो यहाँ इस घर के बाहर वाले जो आंगन है उसमें मौजूद है। अब तो पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि बिल्कुल भाई ये मैटर इस घर से ही जुड़ा हुआ है और बिल्कुल यहाँ पर इस काम को करने वाली ज़रूर जमुना दास की पत्नी होगी, क्योंकि वो जो महिला है नई उम्र की जिसकी 19-20 साल रही होगी उम्र, बहू, भाई उसका तो सर बरामद हो गया। अब वो ऐसे कैसे कर सकती है। यहाँ पर अब पुलिस जमुना दास से कहती कि साहब एक काम करो, आप पुलिस थाने आइए। पुलिस थाने जमुना दास को दोबारा बुलाया जाता है और उनसे जब पूछा जाता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, तुम्हारी बहू क्या है, उनका नाम क्या है, तुम्हारी जो पत्नी है उनका नाम क्या है, तो यहाँ पर पुलिस के सामने सारी सच्चाई बयां करता है। जमुना दास बताता है कि उनकी जो पत्नी है उनका नाम धनवंतरी है, उनका जो बेटा है उनका नाम विशाल है और उनकी जो बेटे की बहू है उनका नाम भूमि रामचंदानी है। यानी कि पुलिस को पूरा मालूम चल गया कि यहाँ पर जो मृत जो उनको चेहरा मिला था उसका जो नाम है वो भूमि रामचंदानी है। अब तो पुलिस के पास बहुत सारी ऐसी सूचना मिलती है कि बस इस गार्डन से भी ऐसा कुछ मिला हुआ है, इस गार्डन से भी ऐसा कुछ मिला है, उस घर वाले जो गार्डन है वहाँ से भी एक शरीर का अंग बरामद हुआ है। यानी कि करीब 7 गार्डन से 7 पोटलियाँ बरामद होती हैं और तब जाकर एक महिला का संपूर्ण शरीर बनता है। अब तो उस रामचंदानी को जब वह बॉडी दिखाई जाती है तो रामचंदानी उसकी शिनाख्त अपने बेटे की बहू जो भूमि रामचंदानी है उसके नाम में करते हैं। यानी कि यह बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अब उस जमुना दास की जो पत्नी है धनवंतरी और उसका बेटा वो जो मनोज है, मनोज यहाँ पर है नहीं। अब यहाँ पर उनके घर में जमुना दास की एक बेटी भी होती है, वो होती है 13 साल की। अब उससे पुलिस पूछती है कि बेटा तुम कुछ जानते हो ये कौन था कौन नहीं था, तो वह लड़की साफ मना करती है भाई उसको कोई जानकारी नहीं है, वो तो इस घर में ऐसे रहती किराएदारों की भांति खाती पीती अपनी पढ़ाई करती है, इसके अलावा उसको कोई भी जानकारी नहीं है। इन सब बातों को जानकर पुलिस बड़ी हैरान, भाई अब किसी को कोई बात मालूम ही नहीं है। लेकिन पुलिस बड़ी ही हैरान तो तब रह जाती है जब उस घर में एक जो उन धनवंतरी का कमरा होता है उसके बेड पर कुछ खून के धब्बे भी मिलते हैं। अब तो पुलिस को यकीन हो गया कि ये जो पूरा घटनाक्रम है ना इसको इसी कमरे में अंजाम दिया गया है। लेकिन कोई मिले तो अब जमुना दास से जो वह मनोज है, मनोज की जो माँ है, उनके जो मोबाइल नंबर्स वगैरह हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जाती है। तो पुलिस को बहुत ही जल्दी उनकी जो लोकेशन है वो मिलती है रतलाम में। अब रतलाम जो कि मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है, वहाँ पर जब पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली तो पुलिस की एक टीम सीधी रतलाम जाती है और रतलाम एक धर्मशाला से उस महिला जो धनवंतरी है उनके बेटे विशाल को गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर आती है। उनसे जब पूछताछ की जाती है तो सभी लोग एक अलग अलग तरह की बात बता दें। वो जो धनवंतरी वो तो साफ कहती है अरे वो तो उनकी अपनी बहू है भाई, बड़े प्यार से उन्होंने शादी करी है, वो खुद धनाढ्य है और जिस घर की वो लड़की है भूमि वो भी धनाढ्य है, किसी बात की कोई कमी नहीं, कोई दहेज की बात नहीं, सब कुछ मामले बिल्कुल क्लियर हैं। अब पुलिस जानकारी जुटाई रही होती है। अब पुलिस परेशान यार, यहाँ पर जमुना दास, उसका बेटा, उसका दूसरा बेटा विशाल, उसकी माँ धनवंतरी, कोई इस बात को मानने के लिए ही राजी नहीं है कि आखिर गलती किसकी है और किसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। अब यहाँ पर पुलिस की जो सूझबूझ है वो काम करती है। पुलिस यहाँ पर जमुना दास को एक अलग कमरे में लेकर जाते हैं। वो जमुना दास से कहते हैं कि
साहब ऐसा है, अब जो आपका बेटा है उस बेटे ने सारा जो दोष है स्वीकार कर लिया है। अब वो कह रहा है कि भाई उसके माँ बाप ने कोई गलती नहीं करी है। अब वो खुद जेल जाने के लिए तैयार है, बाकी आपकी मर्जी है। अब आपको अपना बेटा जेल भेजना है तो आप भेज सकते हो। अब इस बात को सुनकर जमनादास कहता है, अरे वो बेटा ऐसे कैसे स्वीकार कर सकता है जबकि कांड किया है धनवंतरी ने। अब पुलिस को यहाँ पहला क्लू मिला। अब पुलिस इसी प्रकार से पूछताछ करने के लिए उस लड़के मनोज के पास जाती है। उससे भी यही कहती है, भाई तेरे पिता ने अपना जो जुर्म है स्वीकार कर लिया है। उसने कह दिया कि वो जेल चला जाएगा, उसने अपनी बेटी की बहू को मारा है और इसी प्रकार से वो जेल में अपनी 2 टाइम की रोटी खा लेगा और ये जो बच्चे हैं ये बच जाएंगे। इस बात को सुनकर वो मनोज कहता है, अरे उसके पिता की तबीयत ऐसी रहती है और उन्होंने जब ये काम किया ही नहीं है तो फिर वो दोषी क्यों? यहाँ दोषी कौन? पुलिस के पूछने पर तो पता चलता है कि दोषी असलियत में धनवंतरी है, उसकी माँ। अब इस बात के जो पूछताछ पुलिस को क्लू मिल रहा है, दूसरा क्लू। अब पुलिस धनवंतरी पास आती है, उससे पूछती है कि ऐसा है तुम्हारे पति ने और तुम्हारे बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वो लोग अब उम्र कैद की सज़ा तो भाई कम से कम होगी, जेल जाने के लिए तैयार हैं। अब बोलो तुम्हें कुछ कहना हो तो तुम भी कह दो। अब यहाँ पर धनवंतरी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि वो दोनों निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, सारा काम सारा कांड करने वाली तो वो खुद है। अब इस बात के सुनते ही पुलिस कहती है, भाई बिल्कुल ये बात धनवंतरी तुमने बिल्कुल सत्य कही है, यहाँ पर दोषी तुम अकेली नहीं, तुम्हारा पूरा घर दोषी है। उस धनवंतरी ने अपना जो कबूलिया बयान था उसको स्वीकार कर लिया, पुलिस के सामने दे दिया, नाम दर्ज करवा दिया, सारी कहानी हो गई। अब तो पुलिस ने उन सबको अरेस्ट तो कर ही लिया, कोर्ट में ले जाए जाते हैं और वहाँ जब पूछताछ की जाती है तो तीनों लोग और वो चौथा जो विशाल है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब वो चारों लोग जो कि उस भूमि की इतने दर्दनाक जो कांड है उसको करने में दोषी तो पाए गए। बस इसी प्रकार से उन लोगों को अब तो उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है और इस समय भी वो मध्य प्रदेश की जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। अब उस पूरे परिवार में जो इतना धनाढ़ परिवार था उसमें सिर्फ एक 13 साल की लड़की रह गई थी, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था, उसको कोई जानकारी भी नहीं थी। अब पुलिस उसको अरेस्ट कैसे करती? और पूरे परिवार ने इस बात को कह दिया कि वो लड़की फालतू का मतलब किसी से नहीं रखती है और ना ही वो दोषी है, इसीलिए पुलिस उसको छोड़ देती है। अब यहाँ पर पूरे परिवार में वो मात्र एक लड़की बची थी जिसको सज़ा नहीं हुई। अब उसके बारे में कोई ख़ास जानकारी नहीं है, लेकिन एक बहू भूमि जिसकी शादी को अभी हुए मात्र 8 महीने गुजरे हैं, उसको ऐसी हालत का कैसे सामना करना पड़ गया, तो उसके बारे में वो जो धनवंतरी है, क्योंकि मोटो तो पूछा जाएगा, तो मोट जब धनवंतरी से पूछा गया कोर्ट में तो धनवंतरी कह रही थी कि हमारे बीच में ना तो ज़मीन जायदाद भूमि पैसा किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ एक बात थी कि वो जो इस घर में भूमि तो अपना चलाना चाह रही थी और जो माँ धनवंतरी है वो अपना चलाना चाह रही थी। दोनों अपनी अपनी सत्ता कायम करना चाह रही थी और उस सत्ता के चक्कर में उनका घर ऐसे पिसरा होता है कि दोनों एक दूसरे की जान की दुश्मन बन बैठी। और दोस्तों इसी मामले के चलते उस सास ने अपने बेटे की बहू के साथ भी यही काम कर दिया, जो कि 100% अनैतिक है। भाई तुम्हारा कोई मामला था या कोई दुश्मनी थी, उसको बैठा के एक जगह बैठकर आप लोग सुलझा भी तो सकते हैं, लेकिन आपने कानून को अपने हाथ में ले लिया और आखिर उस महिला ने क्या कर दिया? भाई मेरे ख्याल से ये बात तो निरर्थक है। भाई एक बात बताऊं मैं आपको, सास चाहती है उस बच्चे पर, उस बेटे पर तो उसका हक रहे, बहू चाहती है कि वो जो उसका पति उस पर उसका हक रहे, और वो अकेला पति वो क्या चाहता है? उसकी चाहत गई कुएं भाड़ में, वो बस उस सास बहू के झगड़े में ऐसे पिसता है, किसी से कुछ नहीं कह पाता है। क्या कहे किसी से? भाई मुझे तो लगता नहीं कि उसको कुछ कहना भी चाहिए, और कहना चाहिए तो वो कह भी नहीं पाता है। अब वो सास का अपनी माँ की कहे तो बहू का दोषी, और बहू की कहे तो सास का दोषी। अब वो क्या करे यार? बस इसी प्रकार के जो झगड़े हैं ये किसी भी घर में ऐसे पनप बैठते हैं कि बस उस घर में से जब ये झगड़ा और कलेश होता है ना, किसी न किसी आदमी को हाथ जोड़कर जाना ही पड़ता है। बाकी आप समझदार हो और देख भी रहे हो, आपके हमारे समाज में इसी प्रकार की घटनाएं रोजाना सामने आती हैं। और मैं कहता हूँ ऐसे मामले में आदमी को विवेक धारण करना चाहिए, सही और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए,
तब जाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और एक बहू को भी मान लेना चाहिए कि भाई जिस पति पर वो अपना हक जमाना चाह रही है, आखिरकार वो भी तो एक माँ का बेटा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो ये लगता है कि भैया इंसान कहाँ जाकर रुकेगा। शायद हमें इन घटनाओं से सीख और समझ दोनों लेनी चाहिए, अपनी सोच को सकारात्मक करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी गलत बात ना होने पाए। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।